हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस यूट्यूब के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कौन सा ऑसिफिकेशन पढ़ा था? हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन पढ़ा था और आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। तो जिन्होंने भी अभी तक वो इंट्रामेम्ब्रेनस पाथवे ऑफ ऑसिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बोन फॉर्मेशन, जब हम पढ़ रहे थे कि दो पाथवेज हैं, उन दोनों पाथवेज से बोन का फॉर्मेशन होता है। एक तो कौन सा पाथवे है? एक होता है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जो सेकेंड पाथवे बच गया, जो दूसरा पाथवे बच गया, वो है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। तो आज के लेक्चर में हम एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जो दूसरा पाथवे है। अब ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक रिमाइंडर दे देती हूँ, जो कि मैं हर लेक्चर के पहले करती हूँ। तो ये है हमारा ऐप का लोगो कुछ ऐसा ही दिखता है और इस ऐप का नाम है फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। तो ये जो ऐप है वो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मीन्स जिन्होंने यूजीसी नेट देना है फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट में। तो हम पेपर 2 के लिए इसमें कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा, एंड कंप्लीट कोचिंग भी मिल जाएगी विद द वीडियो लेक्चर्स और डाउट रिजॉल्विंग सेशंस और पीडीएफ्स और सारा कुछ एक ही कोर्स में। तो वो कंप्लीट कोर्स है। तो यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस के लिए पेपर 2 के लिए ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं इस ऐप में। और जो बच्चे अभी यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हैं तो उनके फ्री स्टडी मटेरियल में भी वीडियोस, पीडीएफ्स एंड बुक की पीडीएफ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी इस ऐप के थ्रू। तो ये ऐप अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल स्टोर पर मिल जाएगा ये ऐप, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो दोनों ही जगह पे ये ऐप अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे लेक्चर पे, जो कि हम पढ़ रहे हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। तो ये दूसरा पाथवे है। ये कौन सा पाथवे है? ये है आपका दूसरा पाथवे ऑसिफिकेशन का। इसमें क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन थी उसमें बोन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था? वो बोन का फॉर्मेशन हो रहा था मेसेंकाइमल सेल से और ब्लड सेल्स से, ठीक है। तो वो डायरेक्ट शीट ऑफ ब्लड सेल्स और शीट ऑफ मेसेंकाइमल सेल से बोन्स बन रही थी। इस पाथवे में क्या होता है, जो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन है, तो यहाँ पे एंडो वर्ड है और कॉन्ड्रल वर्ड है। तो दिस कॉन्ड्रल वर्ड्स किसको डिनोट कर रहा है? वो कार्टिलेज को डिनोट कर रहा है। इट मीन्स इस प्रोसेस में जो बोन बन रही है वो बन रही है कार्टिलेज से। किससे बोन बन रही है? कार्टिलेज से बोन बन रही है। तो हमारे पास ऑलरेडी कार्टिलेज है, उससे हम बना रहे हैं बोन इस प्रोसेस में, ठीक है। इस मेथड में एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में कार्टिलेज से आपकी बोन बनती है और इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में आपकी डायरेक्टली बोन बनती है शीट ऑफ मेसेंकाइमल सेल्स और स्टेम सेल से और बोन सेल से बोन बनती है। यहाँ पे बोन कैसे बन रही है? कार्टिलेज से बोन बन रही है। और कौन सी कार्टिलेज से बोन बन रही है? हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज कौन सा हम यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं हाईलाइन कार्टिलेज। तो कार्टिलेज को रिप्लेस करके बोन बनती है इस प्रोसेस में, इसीलिए हम इसे एंडोकॉन्ड्रल कहते हैं। एंड एंडोकॉन्ड्रल में जो कॉन्ड्रल वर्ड है इट डिनोट्स कार्टिलेज। कार्टिलेज के लिए हम इसे डिनोट कर रहे हैं क्योंकि इस मेथड में कार्टिलेज से बोन बन रहा है, ठीक है। In endochondral ossification, bone develops by replacing hyaline cartilage. Cartilage does not become bone. अब ये क्या कह रहा है? जो कार्टिलेज है वो बोन नहीं बन रहा है, इंस्टेड कार्टिलेज सर्व्स एज अ टेम्पलेट। जो कार्टिलेज है वो एज अ टेम्पलेट बिहेव करेगा, ठीक है। बोन बनाने का टेम्पलेट है, कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बट वो एक टेम्पलेट है जो कि बोन बनाएगा। ओके, सो कार्टिलेज सर्व्स एज अ टेम्पलेट टू बी completely replaced by a new bone. करेक्ट? अब एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन टेक मच लॉन्गर टाइम देन इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ये याद रखेंगे कि जो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन है वो ज़्यादा टाइम लगाता है, वो ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू द इंट्रामेम्ब्रेनस पाथवे, ठीक है। ये रोड थोड़ी लंबी है, ठीक है। जो इंट्रामेम्ब्रेनस वाली रोड थी, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन की रोड है, वो छोटी रोड है, इससे वो जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन है इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ऑसिफाई द बोन और ये सारी चीज़ें एज कम्पेयर टू द इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. Bones at the base of the skull and long bones formed via endochondral ossification.
तो जो बोन्स होती है, स्कल का जो बेस वाला बोन होता है वो इस प्रोसेस से बनता है। जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स होती है वो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन से बनती है। तो आपका स्कल बोन और फेशियल बोन और ये आपका शोल्डर बोन, क्लेविकल को छोड़ के जो जितनी लंबी बोन्स होती है, जितनी लॉन्ग बोन्स होती है और जो स्कल का जो बेस होता है वो सारी की सारी इसी प्रोसेस से बनती है, इसी एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन की प्रोसेस से बनती है। इतना क्लियर है? अब ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, इस प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होगी? इन अ लॉन्ग बोन। हम लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं क्योंकि सारी की सारी लॉन्ग बोन्स इसी प्रोसेस के थ्रू बनती है। ठीक है, तो इन अ लॉन्ग बोन फॉर एग्जाम्पल एट अबाउट 6 to 8 वीक्स, तो 6 to 8 वीक्स में ये प्रोसेस शुरू होती है इन एन एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो में ही हो रहा है क्योंकि जो बोन का फॉर्मेशन है वो बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है। तो 6 to 8 वीक्स में ये सारी चीज़ें शुरू होती है। लॉन्ग बोन का जो ऑसिफिकेशन है वो शुरू हो जाता है कब? 6th और 8th वीक में। तब क्या होता है? सम ऑफ द मेसेनकाइमल सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कॉन्ड्रियोब्लास्ट्स। अब ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट क्या है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट वो सेल्स होती हैं जो कि क्या बनाते हैं? कार्टिलेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्टिलेज बनाते हैं। ठीक है, तो जो मेसेनकाइमल सेल हर जगह आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप टीथ की एनाटॉमी पढ़ लो, चाहे आप बोन्स की एनाटॉमी पढ़ लो, आप चाहे कुछ भी पढ़ लो, मेसेनकाइमल सेल एक तरीके की स्टेम सेल है। क्या है? स्टेम सेल है। ठीक है, तो मेसेनकाइमल सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं और वो कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाती है। जैसे हमने डिफरेंट बोन सेल्स पढ़े ना कि ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट्स है, वैसे ही ये जो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स ये क्या बनाती हैं? बोन बनाती है। और जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट है वो क्या बनाते हैं? वो कार्टिलेज बनाते हैं। एंड कार्टिलेज एज अ टेम्पलेट सर्व करेंगे ताकि आपकी बोन बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट की हम बात कर रहे हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट वो सेल्स है जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती है और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हाईलाइन कार्टिलेज के बारे में, तो हम हाईलाइन कार्टिलेज से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है वो कार्टिलेज बनाएगी। कौन सी कार्टिलेज बनाएगी? आपकी हाईलाइन कार्टिलेज बनाएगी। ठीक है, so this is chondroblast, your cartilage cell that forms the hyaline cartilaginous skeleton that is a precursor for the bone। ये एक precursor है आपके बोन के लिए। यहाँ तक के क्लियर है? दिस कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल। अब ये जो कार्टिलेज हमने कॉन्ड्रियोब्लास्ट से बनाई, या कॉन्ड्रियोसाइट्स भी कहते हैं, सॉरी कॉन्ड्रोसाइट्स, तो कॉन्ड्रोसाइट्स कॉन्ड्रोब्लास्ट सेम थिंग जो कि कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती है। अब ये कार्टिलेज क्या है? दिस कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल। क्या है ये कार्टिलेज? ये कार्टिलेज है बहुत फ्लेक्सिबल और ये सेमी सॉलिड मैट्रिक्स प्रोड्यूस करती है। इट प्रोड्यूसेस सेमी सॉलिड मैट्रिक्स दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो हमने अभी पढ़ा। दिस इज कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कंसिस्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। अब ये जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट है ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? आपका हाइलुरोनिक एसिड, मैं थोड़ा प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा ट्रिकी सा लगता है मुझे, हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। ये आपका हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और कोलेजन फाइबर कंसिस्ट करता है। कौन कंसिस्ट करता है? आपका कॉन्ड्रियोसाइट्स, आपके कॉन्ड्रियोब्लास्ट, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये दोनों आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, कोई अलग चीज़ नहीं है। कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है आपका, कॉन्ड्रोसाइट्स ज़्यादा रेलेवेंट टर्म है एज कम्पेयर टू कॉन्ड्रोब्लास्ट, एक जैसा ही है वैसे तो, बट कुछ भी कर लो आप यूज़। ये फ्लेक्सिबल और सेमी सॉलिड मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है जो कि क्या कंसिस्ट करता है? आपका हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट अलोंग विथ कोलेजन फाइबर्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें होती है और वाटर भी होता है। तो ये जो आपका सेमी सॉलिड मैट्रिक्स है कॉन्ड्रोब्लास्ट में होता है। एज द मैट्रिक्स सराउंड्स एंड आइसोलेट कॉन्ड्रोब्लास्ट दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। मैंने बोला ना, as the matrix surrounds and isolates chondroblast they are called as chondrocytes। तो दोनों इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो। अनलाइक मोस्ट कनेक्टिव टिश्यूज, कार्टिलेज इज एवास्कुलर। ज़्यादातर जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसी तरह ही जो कार्टिलेज होता है वो एवास्कुलर होता है। इट मीनिंग दैट इट हैज़ नो ब्लड वेसल्स। कोई भी ब्लड वेसल्स उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, एवास्कुलर है, कोई भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, ना ही कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ना ही कोई अदर वेसल्स प्रेजेंट है। तो जो कार्टिलेज सिस्टम होता है वो एवास्कुलर होता है। ठीक है, इसमें सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है? आपको न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है, अगर आपको कुछ रिमूव करना है लाइक मेटाबॉलिक वेस्ट,
तो वो किसके वजह कैसे होगा, वो डिफ्यूजन की तरफ से होगा। मीन्स डिफ्यूजन के प्रोसेस से आपका न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होगा, आपके मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल होगा, क्योंकि इसमें वेसल्स नहीं है तो इसलिए डिफ्यूजन की वजह से होगा। ठीक है, ऑल दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफ्यूजन थ्रू द मैट्रिक्स, डिफ्यूजन थ्रू द मैट्रिक्स फ्रॉम द वेसल्स इन द सराउंडिंग पेरियोकार्डियम। ठीक है, अब हमारा जो ये कार्टिलेज सिस्टम है वो एवैस्कुलर है, बट वेसल्स प्रेजेंट है कहाँ पे, सराउंडिंग पेरियोडर्म में। पेरियोडर्म क्या है आपका, मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, कार्टिलेज की आउटर मेम्ब्रेन। तो जो कार्टिलेज की आउटर मेम्ब्रेन है, जो पेरियोडर्म है, वहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट है और उन वेसल्स के थ्रू डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन की वजह से न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होता है और मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेरियोकार्डियम में आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। अब इतना ये क्लियर हो गया। अब जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी, ठीक है, हमारे पास कार्टिलेज है, हमारे पास हाइलन कार्टिलेज है। अब इस हाइलन कार्टिलेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे जिससे कि वो एक लॉन्ग बोन बनेगी। क्या होता है फिर धीरे धीरे, एज मोर एज द मैट्रिक इज प्रोड्यूस्ड, जैसे जैसे मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगा, जैसे जैसे मैट्रिक प्रोड्यूस होगा, जो कार्टिलेजिनियस मॉडल है वो ग्रो होगा साइज में। जैसे जैसे क्या होगा, कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगा। कौन सा मैट्रिक्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स जो फ्लेक्सिबल होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। जैसे जैसे वो प्रोड्यूस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे ही वो जो आपकी कार्टिलेज है वो ग्रो करेगी, साइज में बड़ी होगी। ब्लड वेसल्स इन पेरियोकार्डियम ब्रिंग ऑस्टियोब्लास्ट। अब हमारे पेरियोकार्डियम में हमने पढ़ा कि पेरियोकार्डियम में क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, क्या है, ब्लड वेसल्स है पेरियोकार्डियम में। हमारे कार्टिलेज सिस्टम में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है। यहाँ पे देखो इस इमेज में कोई भी ब्लड वेसल्स है ही नहीं। पर धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो ये सराउंडिंग है, यहाँ पे ये आपका जो सराउंडिंग एरिया है, यहाँ पर जो पेरियोस्टर्म है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या लेके आएंगी, वो ऑस्टियोब्लास्ट लेके आएंगी। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ये बोन सेल्स हैं, ये बोन बनाती हैं, बोन सेल्स हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट आपकी बोन सेल्स है। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट कौन लेके आ रही है, आपके ब्लड वेसल्स ऑस्टियोब्लास्ट लेके आ रहे हैं। टू द एज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज अराइविंग ऑस्टियोब्लास्ट deposit bone is a ring around of diaphysis. This is called collar bone. तो ये collar bone क्या है मैं बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला आपको, राइट, ये जो पेरियोस्टर्म है वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स है, आपका पेरियोस्टर्म प्रेजेंट है, आपका ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पे आएंगे, ऑस्टियोब्लास्ट का डिपोजिशन होगा और एक रिंग सी बन जाएगी। ये जो हमारा बोन यहाँ पे ऐसे आपको दिख रहा है, दिस इज योर बोन। तो यहाँ पे आपका पेरियोस्टर्म है, ये मैं ऐसे ये बनाती हूँ पेरियोस्टर्म। तो इस एरिया में पेरियोस्टर्म है, पूरे के पूरे 360 डिग्री में आपके पेरियोस्टर्म और ऑस्टियोब्लास्ट का डिपोजिशन बढ़ता है। और जैसे जैसे डिपोजिशन बनता है, ये एक रिंग सा बना लेता है। ये आपका बोन है, राइट, यहाँ पे रिंग सी बन गई। यहाँ पे अभी तक आपका कोई भी डिपोजिशन नहीं हुआ है इन दोनों एजेस पे, यहाँ पे कोई डिपोजिशन नहीं चल रहा है। अभी ये मिडिल पार्ट में ही डिपोजिशन चल रहा है आपके पेरियोस्टर्म का और ऑस्टियोब्लास्ट का। तो जैसे जैसे इनका डिपोजिशन बढ़ेगा, ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पे डिपॉजिट होंगे और ये जो कॉलर सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो कॉलर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो डिपोजिशन का कॉलर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे आप कहते हो बोन कॉलर। क्या कहते हो, बोन कॉलर। ठीक है, बोन कॉलर बन गया यहाँ पे बोन कॉलर बनना शुरू हो जाता है। ये जो कि आपको थिन आउटर स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, ये आपका बोन कॉलर है। ठीक है, और यही आपका प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर भी बनेगा धीरे धीरे। द बोनी एजेस ऑफ द डेवलपिंग स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिफ्यूजिंग इनटू द सेंटर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। अब यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे, डिफ्यूजन बंद हो गया। ठीक है, डिफ्यूजन जैसे ही बंद हुआ, आपकी कार्टिलेज को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अभी आपकी कार्टिलेज को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपके कॉन्ड्रियोसाइट्स और कॉन्ड्रियोब्लास्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट्स कॉन्ड्रियोब्लास्ट की डेथ हुई और वो ज़रूरी है, क्योंकि जब यहाँ पे डेथ होगी कॉन्ड्रियोसाइट्स की, तब यहाँ पे आपको सेंटर मिलेगा ताकि आपकी ब्लड वेसल्स एंटर कर सके, ताकि आपका स्पॉन्जी बोन बन सके। तो यहाँ पे जैसे ही कॉन्ड्रियोसाइट की डेथ होगी,
जैसे कॉन्ड्रोसाइट की डेथ होगी, यहाँ पे एक सेंटर बन जाएगा, यहाँ पे मिडिल पार्ट में बीचों बीच एक सेंटर बन जाएगा। यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ हो गई, कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ एक स्पेस बना देगी जहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स फिर घुसेंगे। ठीक है, यहाँ ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ब्लड वेसल्स आए, यहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरी आ गई। अब न्यूट्रिएंट आर्टरी आ गई तो सारा का सारा न्यूट्रिएंट यही सप्लाई करेगी। ठीक है, अब डिफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पहले तक डिफ्यूजन से काम चल रहा था कार्टिलेज में, अभी भी हमारा ये स्ट्रक्चर बोन नहीं बना है, बोन बनने की प्रोसेस में है, अभी भी ये आपका हाइलिन कार्टिलेज ही है। जैसे ही डेथ होगी, दिस रिजल्ट्स, डिफ्यूजन बंद हुआ, कॉन्ड्रोब्लास्ट की डेथ हुई एंड डिसइंटीग्रेशन इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर। और जो सेंटर है उसका स्ट्रक्चर का डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, सेंटर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। विदाउट कार्टिलेज इनहिबिटिंग ब्लड वेसल्स इन्वेजन, ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट द रिजल्टिंग स्पेस। अब यहाँ पे स्पेस बन गया, यहाँ पे स्पेस बन गया तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स एंटर कर लेंगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स ने एंटर करा, not only the enlarging the cavities but also carrying osteogenic cells। अब जैसे ही ब्लड वेसल ने पेनिट्रेट किया, ये क्या रिजल्ट करेगा, इट मेक्स द स्पेस भी बनाएगा और इसके अलावा ये कैविटी को भी बड़ा करेगा धीरे धीरे। तब आएंगी ऑस्टियोजेनिक सेल्स आपकी। ठीक है, अभी तक ऑस्टियोब्लास्ट से अब ऑस्टियोजेनिक सेल्स आ गई विद इन देम एंड मेनी ऑफ विच विल बिकम ऑस्टियोब्लास्ट्स। ऑस्टियोजेनिक सेल्स आएंगी, ऑस्टियोब्लास्ट्स आएंगे। ठीक है, ऑस्टियोजेनिक सेल्स आएंगी, ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे, तो फिर स्पॉन्जी बोन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ब्लड वेसल्स आई मिडिल पार्ट में, यहाँ पे आपका स्पॉन्जी बोन का फॉर्मेशन होने लगेगा। These enlarging spaces eventually combine to become the medullary cavity। अब इस कैविटी को क्या बोलोगे, यहाँ पे जो आपके कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ हुई, स्पेस बना, कैविटी बनी जहाँ पे ब्लड वेसल्स ने एंट्री मारी, वो जो कैविटी है दैट कैविटी इज मेड्यूलरी कैविटी, क्योंकि ये बीचों बीच बनी है, उस कार्टिलेज के बीचों बीच बनी है, इसलिए ये मेड्यूलरी कैविटी हुई। बोन इज नाउ डिपॉजिटेड विद इन द स्ट्रक्चर क्रिएटिंग द प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, और यही आपका प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है। While these deep changes are occurring, chondrocytes and cartilage continue to grow at the edges or ends of the structure। अब ये सारा तामझाम यहाँ बीच में चल रहा है, लेकिन ये जो एजेस हैं, इधर इधर के एजेस हैं, वहाँ पे तो अभी भी कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है, वहाँ पे अभी भी कार्टिलेजिनस ग्रोथ हो रही है। तो कार्टिलेजिनस ग्रोथ क्या होगी, ये बोन को और इधर ग्रो करेगी, तो इसीलिए आपकी लॉन्ग बोन्स ओवर द टाइम लंबी होती है और आपकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, तो ये जो कार्टिलेजिनस चेंजेस चल रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स की का अभी भी काम चल रहा है, तो ये धीरे धीरे डेवलप होती है और फिर ये जो बोन है वो ग्रो करती है, लंबी होती है एजेस पे। ये दोनों एजेस पे क्या होगा, ये दोनों एजेस पे आपके कॉन्ड्रोसाइट्स अभी भी प्रेजेंट हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, विच इंक्रीजेज द स्ट्रक्चर्स लेंथ। अब इस स्ट्रक्चर का ये लेंथ बढ़ेगा। एट द सेम टाइम बोन इज रिप्लेसिंग कार्टिलेज एट द डायाफाइसिस। ये जो मिडिल पोर्शन है, ये जो आपकी मेड्यूलरी कैविटी है, दैट इज डायाफाइसिस, और ये कॉर्नर को आप एपिफाइसिस कहते हो। ठीक है, ये जो कॉर्नर्स है ये आपकी एपिफाइसिस और एपिफाइसिस है, और जो मिडिल वाला जो एरिया होता है दैट इज योर डायाफाइसिस, दैट इज योर डायाफाइसिस। तो ये मिडिल वाला पोर्शन डायाफाइसिस है, कॉर्नर वाले पोर्शन एपिफाइसिस है। तो एपिफाइसिस आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट डायाफाइसिस, तो ये बोन अभी भी आपके कार्टिलेज को धीरे धीरे रिप्लेस कर रही है। जब तक कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो वर्क करेंगे, वो ग्रो करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे अपना ग्रोथ। ठीक है, तो ये ग्रोथ चल रही है। दिस कंटिन्यू ग्रोथ इज एसोसिएटेड बाय द रीमॉडलिंग इनसाइड द मेड्यूलरी कैविटी। अब ये जो ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, उससे क्या हो रहा है, आपका जो मेड्यूलरी कैविटी है वो रीमॉड्यूल होगी। आपकी मेड्यूलरी कैविटी क्या होगी, रीमॉड्यूल होगी, और ऑस्टियोक्लास्ट्स आएंगे। वेर ऑल्सो ब्रॉट विद द इन्वेडिंग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के साथ साथ ऑस्टियोक्लास्ट भी आ जाएंगे एंड ओवरऑल लेंथनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर विल हैपन। फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर लंबा होगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर बड़ा होगा और आपकी बोन की लेंथ बढ़ेगी। तो क्या होता है, यहाँ पे आपका स्पॉन्जी बोन बनने लगा, ब्लड वेसल्स भी आ गई है, न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे। यहाँ आपके जो आपका सेंटर है, मेड्यूलरी कैविटी है, वहाँ पे आपके स्पॉन्जी बोन्स भी बन गए। अब स्पॉन्जी बोन तो बन गए, लेकिन जो कॉर्नर है, दोनों एपिफाइसिस है, दोनों एंड्स है, वहाँ पे अभी भी कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है और ग्रोथ हो रही है। फिर धीरे धीरे क्या, यहाँ पे भी आपका
ब्लड वेसल्स का इन्वेजन होगा और सेम प्रोसेस चलेगी। तो यहाँ पे जैसे कि कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ हुई थी आपके मेडुलरी कैविटी में, जिस तरीके से कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ हुई थी, वैसे ही आपकी एपिफाइसिस में भी काम होगा। बट by the time the fetal skeleton is fully formed, cartilage remains at the epiphysis at the joint surface as articular cartilage। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला ये आपका डायाफाइसिस है। डायाफाइसिस में कैसे हुआ, कैविटी बनी, कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ हुई, कैविटी बनी, ऑस्टियोब्लास्ट ने स्पॉन्जी बोन का फॉर्मेशन किया और जो कॉर्नर के कार्टिलेज थे उन्होंने लेंथ बढ़ाई। अब ये जो आपका ये कॉर्नर वाले एरियाज हैं, ठीक है, अभी तक मैं यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना ही लेती हूँ। यहाँ पे मिडिल पोर्शन में ये सारा कुछ चल रहा था आपके डायाफाइसिस में, लेकिन ये जो आपका एरिया है इधर वाला, एक तो ये वाला और एक तो यहाँ वाला जहाँ से ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे भी फिर आपका सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनेगा। ये जो मिडिल पार्ट है ये प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है आपका मेडुलरी कैविटी। कैसे हुआ, जैसे ही कॉन्ड्रोसाइट्स वहाँ की डेथ हुई, ब्लड वेसल्स ने एंट्री वहाँ पे ली, स्पॉन्जी बोन्स ऑस्टियोब्लास्ट ने बनाए, ऑस्टियोजेनिक सेल्स ने स्पॉन्जी बोन बनाए और ये ग्रोथ होती रही, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनेगा। यहाँ पे जो आपका अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी आपका आर्टरी और वेन्स की एंट्री होगी। सेम ऐसे ही होगा, यहाँ के भी जो आपके जो ऑस्टियोसाइट्स हैं उनकी डेथ होगी। जैसे ही ऑस्टियोसाइट्स की डेथ होगी, ब्लड वेसल्स एंट्री करेंगे, स्पॉन्जी बोन बनेंगे और इसे आपको होगे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ये आपका क्या है, ये है आपका सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनेगी और ये धीरे धीरे आपका बोन का फॉर्मेशन होता ही, ये आपका स्पॉन्जी बोन का फॉर्मेशन होता ही रहेगा। लेकिन स्पॉन्जी बोन यहाँ पे भी बन गए, लेकिन ये आपकी एपिफाइसल प्लेट हमेशा यहाँ पे रहेगी। ये जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, यहाँ पे एपिफाइसल प्लेट हमेशा रहेगी। और ये कार्टिलेज जो आपको दिख रहा है, ये कार्टिलेज हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। हमेशा नहीं रहता, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जो आपको कवरिंग दिख रही है ये कार्टिलेज की, दिस इज योर आर्टिकुलर कार्टिलेज। यहाँ पे आप अज्यूम करते हो कि यहाँ पे दूसरी बोन आके जॉइंट हुई है या फिर ये यहाँ पे जॉइंट्स है। तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये बोन फ्रिक्शन को कम करने का काम करती है, इसीलिए ये कॉर्नर्स में हमेशा रहती ही है। यहाँ पे भी देखो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो बोन का यहाँ पे जॉइंट है उसमें फ्रिक्शन को कम करती है। और जैसे जैसे ये आर्टिकुलर कार्टिलेज कम होते जाते हैं, बोन का फ्रिक्शन बढ़ता है और इसीलिए फिर लोगों को पेन भी महसूस होता है। वो एक अलग ही मेडिकल इशू हो जाता है, फिर वो एक बीमारी कह सकते हो आप। बट हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बोन पढ़ रहे हैं, तो वापस से इसी में ही आते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। फेटल स्केलेटन में ये फुली फॉर्म हो जाते हैं और जो कार्टिलेज है इट रिमेन्स एट द एपिफाइसिस पे कार्टिलेज रहता है एज आर्टिकुलर कार्टिलेज के तौर पे वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। आफ्टर बर्थ, अब उस पर्सन की बर्थ हो गई, बिफोर बर्थ का हमने सीन देख लिया क्या क्या हुआ था। आफ्टर बर्थ क्या हो रहा है, आफ्टर बर्थ द सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हमने पढ़ा, मैट्रिक्स का मिनरलाइजेशन क्या, मैट्रिक्स हार्ड हो जाते हैं, मिनरलाइजेशन होता है, डेथ ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स, इन्वेजन ऑफ ब्लड वेसल्स फ्रॉम द पेरियोस्टोम एंड सीडिंग द ऑस्टियोजेनिक सेल्स एंड बिकम द ऑस्टियोब्लास्ट। ये सारे के सारे इवेंट्स फिर से ऑकर होते हैं इन द एपिफाइजल रीजन। जब ये एपिफाइजल रीजन में होता है, जो कि मैंने बोला ये सारा का सारा ये कॉर्नर में भी होगा, एपिफाइसिस में भी होगा, दोनों एपिफाइसिस में होगा, ठीक है। यहाँ इस वाले एपिफाइसिस में भी और नीचे वाले एपिफाइसिस में भी होगा, ये सारा का सारे इवेंट्स फिर से होंगे, ठीक है। और इन्हें आपको होगी सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ये क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, जो एपिफाइजल एरिया में हो रहे हैं। Throughout the childhood and adolescence, there remains a thin plate of hyaline cartilage, जो कि मैंने बोला यहाँ पे एक thin plate of hyaline cartilage present रहता है between the thin plate of, ये वाली cartilage की बात कर रहे हैं, ये रहता है, ये मैंने रेड से ही बना दिया, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे ये एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में ये जो पतली सी आपकी हाइलिन कार्टिलेज है, इट विल रिमेन्स एट दैट प्लेस, उसी प्लेस पे वो रिमेन रहती है ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस बिटवीन द डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस। और इसे आप क्या कहते हो, इसे आप ग्रोथ प्लेट कहते हो या फिर एपिफाइसल प्लेट कहते हो।
ये जो यहाँ पे बन रहा है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जहाँ पे आपका हाइलिन कार्टिलेज रहता है प्रेजेंट, इसे आप कहते हो ग्रोथ फेज या एपिफाइजल प्लेट। ओके, इवेंचुअली दिस हाइलिन कार्टिलेज विल बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय बोन। बाद में धीरे धीरे क्या, एडोलेसेंस के बाद में ये भी रिमूव हो जाता है और ये पूरा का पूरा बोन बन जाता है। फिर हम इसे कहते हैं एपिफाइजल लाइन। फिर क्या कहते हैं हम इसे, एपिफाइजल लाइन कहते हैं। तो यही था आपका एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज एज अ टेम्पलेट बिहेव करता है आपके बोन के लिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो सारे लॉन्ग बोन्स होते हैं इसी प्रोसेस से बनते हैं, जो स्कल का बेस होता है इसी प्रोसेस से बनता है। ये शुरुआत होती है 6 to 8 वीक में, इस प्रोसेस की शुरुआत होती है जब मेसेंकाइमल सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट में। कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल हैं जो कार्टिलेज बनाती हैं। अब ये हाइलाइन कार्टिलेज एज अ प्रिकर्सर वर्क करेगी। फिर इस हाइलाइन कार्टिलेज में ये हाइलाइन कार्टिलेज जो बनती है वो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट से बनती है, जो कि हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और कुछ फाइबर्स और वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके सराउंडिंग में आपके ऑस्टियोसाइट्स कॉन्ड्रोसाइट्स रहते हैं। ये ओवरऑल आपका कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या कह सकते हैं हम, आपका कार्टिलेज का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। कार्टिलेज के बाद बोन में आएंगे हम, और ये कनेक्टिव टिश्यूज, एवैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, अदर कनेक्टिव टिश्यूज की तरह ये कार्टिलेज का जो सिस्टम होता है एवैस्कुलर होता है, मतलब कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, बाद में ब्लड वेसल्स आती है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू एक बार रिविजन करा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे है ये आपके कुछ स्टेप्स। ठीक है, ये आपका कार्टिलेज है, ये आपका कार्टिलेज है, कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज है। ये आपकी हाइलाइन कार्टिलेज है। यहाँ पे आपका पेरियोडर्म होगा, ये इसके बाहर स्ट्रक्चर में पेरियोडर्म है। पेरियोडर्म से ही ब्लड वेसल का इन्वेजन शुरू होता है। तो जैसे ही डिफ्यूजन बंद हुआ, यहाँ पे आपका बीच में यहाँ पे कैविटी बन जाएगी या फिर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो जैसे ही कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ हुई, यहाँ आपके ऑस्टियोब्लास्ट का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट के डिपोजिशन के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी एंटर करेंगी। ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हैं, अब ब्लड वेसल्स ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है यहाँ पे बनाएंगे आपके स्पॉन्जी बोन। इस एरिया में आपके स्पॉन्जी बोन बना रहे हैं ये ऑस्टियोब्लास्ट, और इनको न्यूट्रिएंट भी ब्लड वेसल्स के थ्रू मिल रहा है। तो यहाँ पे स्पॉन्जी बोन बनना शुरू हो गई। स्पॉन्जी बोन बनने के साथ साथ ये जो एपिफाइसिस है, एपिफाइजल एरिया है, ये अभी भी डेवलप हो रहा है। ये यहाँ पे अभी भी कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि लेंथ में इंक्रीज होगा बोन। इसके बाद ये आपका प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर कहलाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कैल्सिफाइड मैट्रिक्स आना शुरू होता है। ये आपकी मेडुलरी कैविटी बनती है, यहाँ पे अभी भी अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स है। ये आपका जो पेरियोस्टर्म है वो कॉम्पैक्ट बोन से कवर होता है। मिडिल आपका हमेशा ये होगा कि मिडिल एरिया में आपका रहेगा स्पॉन्जी बोन एंड आउटर एरिया में आपके कॉम्पैक्ट बोन होंगे। हमने स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। तो स्पॉन्जी बोन मिडिल में रहेंगे, कॉम्पैक्ट बोन एजेस में रहते हैं, एजेस नहीं कहना चाहिए, उसके बाहर रहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर बर्थ ये आपका प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है मिडिल में, जो मेडुलरी कैविटी है। फिर ये जैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे आपके एपिफाइजल कॉर्नर्स में भी होता है, एपिफाइजल एरिया में भी होता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ होगी, वहाँ पे एक कैविटी बनेगी, ब्लड वेसल्स इन्वेड करेंगे, ब्लड वेसल्स आएंगे, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनेगा, ऑस्टियोजेनिक सेल्स आएंगी, ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे जो कि बोन का फॉर्मेशन करते हैं। धीरे धीरे वो भी स्पेस में बढ़ेंगे, स्पॉन्जी बोन्स बढ़ेंगे, और आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट रहेगा। और ये है आपका एपिफाइजल प्लेट, ये है आपकी एपिफाइजल प्लेट। तो ये आपकी एपिफाइजल प्लेट है, ये आपकी एपिफाइजल प्लेट है, ये आपके आर्टिकुलेट कार्टिलेज है जो कि बोन फ्रिक्शन को घटाता है। तो ऐसे ये बोन बनते हैं। ओवर द टाइम आफ्टर एडोलेसेंट ये एपिफाइजल प्लेट भी हट जाती है। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो बुजुर्ग हैं उनको घुटनों की समस्या होने लगती है, बोन्स की दिक्कत होने लगती है, हाथ दुखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेंज ओवर द टाइम होती है। तो यही है आपका एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में होते हैं। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर क्या है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर क्या है, ये सारा आई होप क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको और हमारा जो ऐप है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम
ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मैं इस पीडीएफ इसकी ये जो लेक्चर अभी चल रहा है, जब हम कंप्लीट कर लेंगे ये लेक्चर, आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो मैं ये पीपीटी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। अगर आपको ये एज अ पीडीएफ चाहिए जो भी हमने अभी मैटर पढ़ा, तो आप हमारे ग्रुप के मेंबर बन सकते हो, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ राइट डाउन योर डाउट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छी नहीं लगती है तो यू कैन डिसलाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल और अच्छा लगता है तो यू कैन सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।